वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा 91 में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। बैक्टीरिया विच ड्राइव दियर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इज कॉल्ड। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। बैक्टीरिया विच ड्राइव दियर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट कॉल्ड, सनलाइट इज कॉल्ड। जीवाणु जो सूर्य के प्रकाश से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आंसर दें। पढ़ें क्वेश्चन को आप अच्छे से फिर आंसर दें फ्रेंड्स। बैक्टीरिया विच ड्राइव दियर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इज कॉल्ड। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी फ्रेंड्स आपका राइट होगा, फोटोट्रॉप्स। फोटोट्रॉप्स ऑप्शन डी राइट होगा, फोटोट्रॉप्स। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं कि जो जीवाणु प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। जो बैक्टीरिया प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं उसे फोटोट्रॉप्स जीवाणु कहा जाता है। इन्हें फोटो ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है फ्रेंड्स। इन्हें फोटो ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। जो बैक्टीरिया या जीवाणु प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, स्वयं अपना भोजन मतलब बनाते हैं, इन्हें फ्रेंड्स फोटोट्रॉप्स तो कहा ही जाता है, बट इन्हें फोटो ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। ये ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रकाश का उपयोग करते हैं। ये ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रकाश का उपयोग करते हुए अकार्बनिक पदार्थों से अपने स्वयं के भोजन को संश्लेषित करने में सक्षम होते हैं। उल्लेखनीय है कि फोटोट्रॉपिक उल्लेखनीय है कि फोटोट्रॉपिक जीवों को होलोफाइटिक भी कहा जाता है फ्रेंड्स। उल्लेखनीय है कि फोटोट्रॉपिक जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया हैं, उन्हें होलोफाइटिक भी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है, आप पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को। व्हाट इज द सब्सटेंस दैट काजेज ऑर्डर टू बी रिमूव्ड। वह पदार्थ जिससे दुर्गंध को दूर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें और आंसर दें। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द सब्सटेंस दैट कॉजेज ऑर्डर टू बी रिमूव्ड। वह पदार्थ जिससे दुर्गंध को दूर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स। डिटर्जेंट, डिओड्रेंट, डिओडेंट या फिर जर्मिसाइड या फिर एंटीसेप्टिक, क्या कहा जाता है फ्रेंड्स। वह पदार्थ जिससे दुर्गंध को दूर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, डिओड्रेंट। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा। चलिए हम एक्सप्लेन को देखते हैं कि वह पदार्थ जिससे दुर्गंध को दूर किया जाता है, बदबू को दूर किया जाता है, उसे डिओड्रेंट कहा जाता है। डिओड्रेंट आमतौर पर शराब पर आधारित होते हैं। जो डिओड्रेंट हैं ये आमतौर पर एल्कोहल पर आधारित होते हैं। डिओड्रेंट त्वचा को अम्लीय कर देते हैं जो कि बैक्टीरिया को कम आकर्षित बनाता है, जिससे दुर्गंध शरीर पर नहीं हो पाती है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को, आप अच्छे से पढ़ लें। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और रिपीटेड हैं, कई कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आफ्टर गिविंग सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन द पेन इज नॉट रिलीव्ड, देन एट व्हाट टाइम इंटरवल इनटू ग्लेन टेबलेट शुड बी गिवन। सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन देने पर भी दर्द में राहत नहीं मिलने पर टेबलेट नाइट्रोग्लेन कितने अंतराल पर देते हैं। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है। आफ्टर गिविंग सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन, सॉरी यहाँ पे फ्रेंड्स नाइट्रोग्लिसरीन है, ठीक है। आफ्टर गिविंग सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन द पेन इज नॉट रिलीव। अगर पेन में रिलीव नहीं मिलता है नाइट्रोग्लिसरीन देने के बाद भी, तो देन
एट व्हाट टाइम इंटरवल नाइट्रोग्लेन टेबलेट शुड बी गिवन। तो उसके बाद जो नाइट्रोग्लेन टेबलेट जो दी जाती है वो कितने समय के अंतराल पर देते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल मतलब जीवा के नीचे, जीभ के नीचे जो सबलिंगुअल ये नाइट्रोग्लिसरीन है ये सबलिंगुअल दी जाती है फ्रेंड्स। अगर ये देने से भी आपको दर्द में, पेन में रिलीफ नहीं मिला है, तब आपको नाइट्रोग्लेन टेबलेट दी जाती है। तो ये कितने अंतराल पर दी जानी चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, बी राइट होगा आपका। ठीक है, 5 से 10 मिनट। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है, 5 से 10 मिनट। चलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं कि सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन देने पर भी दर्द में राहत नहीं मिलने पर टेबलेट नाइट्रोग्लेन को 5 से 10 मिनट के अंतराल पर देना चाहिए। इतना अंतर होना चाहिए फ्रेंड्स, 5 से 10 मिनट का तो अंतर होना ही चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और पूछे गए क्वेश्चन है, सभी रिपीटेड हैं फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। पहले आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। मेडिकेशन अप्रोप्रिएट टू ट्रीट एन एक्यूट एंजाइनल अटैक इज। एक तीव्र कंठमाला संबंधी हमले के उपचार के लिए उपयुक्त दवा कौन सी है? पढ़ें फ्रेंड्स, क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है और रिपीटेड है कई कई बार। बताएं क्या होगा। मेडिकेशन अप्रोप्रिएट टू ट्रीट एन एक्यूट एंजाइनल अटैक इज। एक तीव्र कंठमाला संबंधी हमले के उपचार के लिए उपयुक्त दवा कौन सी है? प्रोपोनोलोल, नेडोलोल, अटेनोलोल या फिर नाइट्रोग्लिसरीन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी राइट होगा, नाइट्रोग्लिसरीन। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सप्लेन को देखते हैं कि एक तीव्र कंठमाला संबंधी हमले के उपचार के लिए उपयुक्त दवा नाइट्रोग्लिसरीन है। कंठमाला अचानक दिल से संबंधित सीने में दर्द होता है फ्रेंड्स, ठीक है, जिसे एंजाइना पेक्टोरिस कहा जाता है। एंजाइनल पेन होता है फ्रेंड्स। ये क्या होता है? एंजाइनल पेन। कंठमाला अचानक दिल से संबंधित सीने में दर्द होता है जिसे एंजाइमा कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हृदय की मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह रुक जाता है फ्रेंड्स। कभी कभी आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि बहुत लोगों को होता है ऐसा कि ये हल्का मीठा दर्द होता है सीने में, ठीक है, लेफ्ट साइड में सीने में, जहाँ पर दिल की तरफ, ठीक है, जहाँ पर दिल होता है। देखिए फ्रेंड्स, 99% लोगों का जो दिल होता है वो बाईं तरफ ही होता है, ठीक है। 99% लोगों का जो दिल है वो बाईं तरफ ही होता है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि 1% ऐसा होता है कि कभी कभी दाईं तरफ होता है। कुछ लोगों का दिल दाईं तरफ होता है, बट 99% लोगों का जो दिल है वो बाईं तरफ ही होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें जैसे कि अचानक ब्लड, अगर रक्त का जो प्रवाह है, ब्लड फ्लो है, अगर वो कम हो जाएगा या वो रुक जाता है, कुछ क्षण के लिए रुक जाता है, तो आप देखते होंगे कि सीने में हल्का मीठा दर्द सा महसूस होता है। और कभी कभी अगर नहीं रुकता है तो जैसे कि थोड़ा धीमा हो जाता है, प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा दबाव पड़ना पड़ने लगता है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी सीने में दर्द होता है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स क्या होता है, इसे नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, इसका उपचार करने के लिए औषधि है नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। गंठमाला अचानक दिल से संबंधित सीने में दर्द होता है जिसे एंजाइमा कहा जाता है और इसे एंजाइना पेक्टोरिस भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि एंजाइना पेक्टोरिस क्या है या एंजाइना पेक्टोरिस में कहाँ पे दर्द होता है, ठीक है। तो ये सीने में हल्का मीठा दर्द होता है। सीने में दर्द को एंजाइना पेक्टोरिस या एंजाइमा भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हृदय की मांसपेशियों में क्या होता है, रक्त का प्रवाह रुक जाता है। इसलिए इस स्थिति में जो ये स्थिति होती है, जो पोजीशन होती है, इसमें क्या होता है, नाइट्रो जो ग्लिसरीन दवा है, टेबलेट है, ये दी जाती है ताकि जो आपका जो दर्द है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाए, आपको रिलीफ मिल जाए। ये दवा रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करने में मदद करती हैं, ठीक है। मैंने भी क्या बताया था फ्रेंड्स कि जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं,
जो वेन्स होती हैं, रक्त वाहिकाएँ होती हैं, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा बनने लगता है। मान के चलिए पहले ये चौड़ी थी, तो यहाँ पे ब्लड का जो फ्लो था, प्रवाह था, ये तेज़ी से अच्छे से हो रहा था। और जब यही वेन सक्रिय हो जाती, कंजेस्टेड हो गई, तो यहाँ पे ब्लड का जो फ्लो है वो ज़्यादा तेज़ी से नहीं हो पाता है, ठीक है? इस वजह से यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा बनता है। प्रेशर बनेगा तो फ्रेंड्स दर्द तो होना ही है। जिससे हृदय की मांसपेशियों को अधिक रक्त मिले और रक्त का प्रवाह आसानी से हो सके। जो एक नाइट्रोग्लिसरीन जो टेबलेट दी जाती है, ये क्या करती है कि रक्त प्रवाह जो रक्त वाहिकाएं होती हैं उनको चौड़ा कर देती है, ठीक है? जब चौड़ा हो जाएगा, कोई भी चीज़ जब चौड़ी हो जाती है तो यहाँ का ब्लड फ्लो आसानी से होने लगता है। चलिए चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 5 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें क्वेश्चन नंबर 5 को, फिर आंसर दें। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सभी रिपीटेड हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ठीक है? अगर सिलेक्शन लेना है, देखिए वैकेंसी भी बहुत है, वैकेंसी कम नहीं है, 5272 पोस्ट हैं, ठीक है? इतनी वैकेंसी कम नहीं है और ये रेगुलर पोस्ट हैं, ऐसा नहीं है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, ठीक है? सभी रेगुलर पोस्ट हैं। अगर आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो वाकई आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है? कुछ समय की मेहनत अगर आप करेंगे तो फ्रेंड्स ये जरूर रंग लाएगी। पढ़ें क्वेश्चन को। द मेडिसिन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस इज, एंडोमेट्रियोसिस के उपचार के लिए काम में ली जाने वाली दवा कौन सी है? क्वेश्चन को आप पढ़ें और आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है, एंडोमेट्रियोसिस के उपचार के लिए काम में ली जाने वाली दवा कौन सी है? द मेडिसिन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस इज, देखिए फ्रेंड्स, कंबाइंड पिल ऑफ प्रोजेस्टान एंड एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टान एवं एस्ट्रोजन की कंबाइंड पिल्स, डायनाजोल, जीएनआरएच एनालॉग्स। यहाँ पे ऑप्शन डी फ्रेंड्स आपका राइट होगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है? ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट है। चलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं फ्रेंड्स कि एंडोमेट्रियोसिस के उपचार के लिए आइबोप्रोफेन, एंडोमेट्रियोसिस के उपचार के लिए आइबोप्रोफिन, नेप्रोक्सन, जन्म नियंत्रण गोलियां, जीएनआरएच एनालॉग, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीज करने वाले हार्मोन्स। तो चलिए पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें फ्रेंड्स। क्वेश्चन को आप पढ़ लें अच्छे से, ठीक है? एंडोमेट्रियोसिस के उपचार के लिए आइबोप्रोफिन, आइबोप्रोफिन जो फ्रेंड्स क्या होती है, दर्द निवारक टेबलेट्स होती हैं। आइबोप्रोफिन, नेक्स्ट नेप्रोक्सन, जन्म नियंत्रण गोलियां जैसे जीएनआरएच एनालॉग्स, जैसे जो फ्रेंड्स ये जीएनआरएच है, ये क्या है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स होता है, ठीक है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स होता है, ठीक है? प्रोजेस्टान तथा डायनाजोल आदि दवाओं का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 को और आंसर दें। आप अच्छे से पहले पढ़ लें क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है? एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल आर साइड इफेक्ट ऑफ फेनिटोइन, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी फिनोटोइन के दुष्प्रभाव हैं? क्वेश्चन को आप पढ़ें अच्छे से, फिर आंसर दें। एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल आर साइड इफेक्ट ऑफ फेनोटोइन। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ऑप्शन भी, जितना हो सके आप लोग मेहनत करें। देखिए आप अगर पढ़ेंगे तभी फ्रेंड्स कोई गारंटी लेगा, ठीक है? सिलेक्शन की गारंटी ऐसे तो कोई लेगा नहीं। अगर आप लोग मेहनत करेंगे, ठीक है, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता है। बट अगर आप पढ़ेंगे नहीं, रिवीजन नहीं करेंगे, देखिए अंग्रेजी में एक कहावत है कि प्रैक्टिस मैन मेक्स टू एनी परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फ्रेंड्स आप जरूर परफेक्ट होंगे। तो इसलिए क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है? एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल आर साइड इफेक्ट ऑफ फेनोटोइन, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी फिनोटोइन के दुष्प्रभाव हैं? तो यहाँ पे फ्रेंड्स हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया को छोड़कर बाकी सभी क्या है? फिनोटोइन के दुष्प्रभाव हैं फ्रेंड्स। चलिए अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन पहले पढ़ लें अच्छे से, ठीक है? फिनोटोइन एंटी एपिलेस्टिक दवा है। जो फिनोटोइन है ये फ्रेंड्स एक एंटी एपिलेस्टिक दवा है, जिसे एंटी कन्वेलेंसेंट भी कहा जाता है। जो फिनोटोइन एंटी एपिलेस्टिक दवा है, जिसे एंटी कन्वेलेंसेंट भी कहा जाता है। यह दवा मस्तिष्क के आवेगों को धीमा करने का काम कर देती है। ये फ्रेंड्स क्या करती है? जो दवा है एंटी एपिलेस्टिक, ठीक है,
एंटी एपिलिप्टिक जो दवा है इसे एंटी कन्वलेसेंट भी कहा जाता है और ये दवा क्या करती है, जो मस्तिष्क के आवेग होते हैं उनकी गति को धीमा करने का काम करती है। दवा का प्रयोग सामान्य रूप से या सामान्यतः दौरा पड़ने पर या पड़ने वाले रोगियों के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स हमेशा याद रखें फ्रेंड्स, जो ये एंटी एपिलिप्टिक जो दवा है इसी को एंटी कन्वलेसेंट भी कहा जाता है और ये मस्तिष्क के जो आवेग होते हैं, ठीक है, उनको धीमा करने का काम करती है। और ये कब होता है ऐसा, जब किसी को दौरा पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है, जब किसी व्यक्ति को दौरा पड़ता है, मिर्गी वगैरह आती हैं, ठीक है, तो उन्हें ये दवाएं दी जाती हैं। एंटी एपिलिप्टिक जो दवा है ये उन्हीं को दी जाती है ताकि उनके मस्तिष्क के जो आवेग है उसको धीमा कर सके, ठीक है। इसके दुष्प्रभाव के अंतर्गत गति भंग, अतिरोमता, मसूड़ों की अतिवृष्टि को शामिल किया जाता है, जबकि हाइपोग्लाइसेमिया को अल्प रक्त शर्करा कहा जाता है फ्रेंड्स। ये हाइपोग्लाइसेमिया फ्रेंड्स पता होगा, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, अल्प रक्त शर्करा कहा जाता है, जिसमें रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। हाइपोग्लाइसेमिया क्या है, एक होता है हाइपरग्लाइसेमिया, एक होता है हाइपोग्लाइसेमिया। तो हाइपरग्लाइसेमिया का अर्थ फ्रेंड्स कि आपके ब्लड में ग्लूकोज का जो स्तर है, रक्त शर्करा का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा हो जाना, ठीक है, जिसे कहते हैं कि आपको शुगर हो गई है। क्या हो गई है, शुगर हो गई, डायबिटीज हो गई है, ठीक है। तो क्या हुआ, हाइपरग्लाइसेमिया में आता है। और हाइपोग्लाइसेमिया मतलब रक्त का जो स्तर, जो ग्लूकोज का जो स्तर है, वो रक्त जो अपने, सॉरी यहाँ पे फ्रेंड्स ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज की जो मात्रा है, ग्लूकोज का जो स्तर है आपके ब्लड में कम हो गया है, तो ये हाइपोग्लाइसेमिया। देखिए फ्रेंड्स, अगर ये जो आपके ग्लूकोज का स्तर है फ्रेंड्स, अगर ये 60 से कम हो जाता है तो आपको क्या होता है, चक्कर आने लगते हैं, ठीक है, आप अचानक बेहोश भी हो सकते हैं, अनकॉन्शियस हो सकते हैं, क्योंकि जो इसका स्तर है 70 से कितना होना चाहिए, 70 से 100 या फिर 70 से 100। ये फ्रेंड्स फास्टिंग शुगर, ब्लड शुगर है, ठीक है, कि जब आपका जो ब्लड शुगर लेवल है अगर 70 टू 100 है तो फ्रेंड्स ये क्या है, नॉर्मल माना जाता है, ये फास्टिंग ब्लड शुगर है, लेवल है, ठीक है। और खाना खाने के बाद अगर की बात की जाए तो वहाँ पे 140 ये बिल्कुल राइट माना जाता है। 140 फ्रेंड्स 140 तक अगर आपका ब्लड शुगर है तो बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे, और अगर ये तो फ्रेंड्स अगर ये अगर 200 के ऊपर चला जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये हाइपरग्लाइसेमिया में आने आ जाता है। 200 के ऊपर मतलब आप हाइपरग्लाइसेमिया में जा रहे हैं, ब्लड शुगर, जो ब्लड में आपकी शुगर की मात्रा है बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया हो। और अगर 60, ठीक है, 70 टू 60 से अगर कम हो जाती है तो आपको हाइपोग्लाइसेमिया हो गया है, मतलब आपको किसी भी वक्त चक्कर आ जाएगा, ठीक है, हो सकता है आप चलने फिरने में आपको चक्कर आए, या आप अनकॉन्शियस हो सकते हैं, अचानक बेहोश हो सकते हैं। हालांकि इसका कारण और भी हो सकते हैं फ्रेंड्स, कि आपकी जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो भी कम हो सकता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर अगर लो है तो भी आपको चक्कर आएंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 को और आंसर दें। आप अच्छे से पहले पढ़ लें फिर आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल क्वेश्चन है, ओरल कंट्रासेप्टिव्स प्रिवेंट प्रेगनेंसी, खाए जाने वाले गर्भ निरोधक गर्भ ठहरने से रोकते हैं। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, पहले आप अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं। ओरल कंट्रासेप्टिव्स प्रिवेंट प्रेगनेंसी, खाए जाने वाले गर्भ निरोधक गर्भ ठहरने से रोकते हैं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आप पहले अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। गेस करें फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा फ्रेंड्स, बाय इनहाबिटिंग ओलेशन, अंडोत्सर्ग को रोककर, ठीक है, बाय इनहाबिटिंग ओवल्यूशन, अंडोत्सर्ग को रोककर। अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन को देखना है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्सप्लेन आपका दिया गया है। देखिए आप जितना हो सके एक्सप्लेन को पढ़ा करें, अगर आप एक्सप्लेन पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स इससे, देखिए क्वेश्चन तो कंप्लीट होता है, अदर क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं, तो इसलिए एक्सप्लेन पढ़ना कंपलसरी हो जाता है। अगर आपको टाइम नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप लिख कर भी याद कर सकते हैं। तो पढ़ें एक्सप्लेन को कि गर्भ निरोधक गोलियों में स्त्रियों को प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की अधिक तथा एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कुछ कम मात्रा दी जाती है। जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं उनमें स्त्रियों को जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की मात्रा अधिक होती है। गर्भ निरोधक गोलियां क्या होती हैं कि जो आपकी पिल्स वगैरह होती हैं उनमें प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा अधिक होती है और एस्ट्रोजन की मात्रा कुछ कम होती है, ठीक है, जिसके कारण पिट्यूटरी ग्रंथि में इन हार्मोन्स
FSH। देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि FSH इसका पूरा नाम क्या है, और यहाँ पे देखिए LS भी दिया गया है, ये हार्मोन्स है फ्रेंड्स। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। FSH का पूरा नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और यहाँ पे ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है। इनका श्रावण बहुत घट जाता है, इनका जो सिक्रेशन होता है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जो अंडाशय को सक्रिय कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को और आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ें फ्रेंड्स क्वेश्चन को। देखिए सभी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आप पढ़ लें इसे। द कलर ऑफ लोकिया रूब्रा। लोकिया रूब्रा का रंग होता है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे रूना लिख गया है, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। लोकिया रूब्रा, क्वेश्चन को पढ़ें। द कलर ऑफ लोकिया रूब्रा इज। लोकिया रूब्रा का रंग होता है, ये कैसा रंग होता है फ्रेंड्स? पढ़ लें क्वेश्चन को। द कलर ऑफ लोकिया रूब्रा इज। लोकिया रूब्रा का रंग होता है। सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। द कलर ऑफ लोकिया रूब्रा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी फ्रेंड्स राइट होगा, लोकिया रूब्रा रेड। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन में देख लें कि आखिर ऐसा क्यों होता है। लोकिया जो रूब्रा है, इसका जो रंग है वो लाल ही क्यों होता है, रेड रेड कलर का ही क्यों होता है? तो देखिए, गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनके शरीर से स्रावित होने वाला पहला जो स्राव है उसे ल्यूकिया रूब्रा कहा जाता है। गर्भवती महिलाओं के शरीर से स्रावित होने वाला जो सिक्रेशन होता है फ्रेंड्स, पहला सिक्रेशन होता है, उसी को ल्यूकिया रूब्रा कहा जाता है। ल्यूकिया रूब्रा कहा जाता है। और यह रक्त भ्रूणी झिल्ली, वर्निक्स आदि से बना होता है। रक्त की उपस्थिति के कारण इसका जो रंग होता है फ्रेंड्स वो लाल होता है, रेड होता है। प्रसव के बाद या 1 से 4 दिन तक इसका सिक्रेशन होता रहता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 को और आंसर दें फ्रेंड्स। अच्छे से आप पढ़ लें क्वेश्चन नंबर 9 को। कॉमनेस्ट काज ऑफ मैटरनल डेथ इन इंडिया। भारत में मातृ मृत्यु दर का मुख्य कारण क्या है फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। कॉमनेस्ट काज ऑफ मैटरनल डेथ इन इंडिया, भारत में मातृ मृत्यु दर का कारण बताना है आपको। ऑब्स्टेट्रिक लेबर, इन्फेक्शन, एनीमिया, हेमोरेज। क्या है फ्रेंड्स कॉमनेस्ट काज ऑफ मैटरनल डेथ इन इंडिया? कहा जा रहा है फ्रेंड्स जो मुख्य कारण है भारत में मातृ मृत्यु दर का, जो महिलाएं होती हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं ज़्यादातर, उनकी बात यहाँ पे की जा रही है, मैटरनल डेथ। ठीक है, मातृ मृत्यु दर का जो मुख्य कारण है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए हेमोरेज होता है फ्रेंड्स। आपने देखा होगा कि हेमोरेज, ये फ्रेंड्स क्या होता है? PPH होता है, पोस्ट पार्टम हेमोरेज होता है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स 500 ml से अगर ज़्यादा अगर रक्त फ्रेंड्स बह जाता है डिलीवरी के टाइम में, डिलीवरी के बाद, तो फ्रेंड्स क्या होता है? इसे पोस्ट पार्टम हेमोरेज की श्रेणी में फ्रेंड्स काउंट किया जाता है। ठीक है, कि इसी वजह से कुछ महिलाओं की मृत्यु भी हो जाती है, कि ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। कभी कभी 500 ml या 500 ml से ज़्यादा की भी बर्बादी हो जाती है, ब्लड निकल जाता है, तो इससे महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा एक्सप्लेन को देख लें कि रक्तस्राव महिलाओं में बच्चे पैदा होने के बाद होता है। किसी किसी महिला में कम रक्तस्राव होता है और किसी में अधिक रक्तस्राव होता है। भारतवर्ष में मातृ मृत्यु का मुख्य कारण रक्तस्राव अर्थात PPH होता है, क्योंकि यह उचित प्रसव प्रबंधन न होने के कारण ऐसा होता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हाई रिस्क फैक्टर फॉर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें फ्रेंड्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई रिस्क फैक्टर फॉर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। निम्नलिखित में से कौन सा एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के लिए उच्च जोखिम वाला कारक नहीं है? क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें फ्रेंड्स। सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई रिस्क फैक्टर फॉर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। क्वेश्चन को आप पढ़ लें फिर आंसर दें फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई कई बार पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए आपका राइट होगा, प्रोलिफिकेसी, बहुप्रसवता। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन को देखते हैं कि गर्भाशय के कैंसर को एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा कहा जाता है। गर्भाशय के कैंसर को एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा कहा जाता है। मोटापा, मधुमेह, बहिर्जात या बहुप्रसव जुड़वां बच्चे होने से एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा नहीं होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये दिमाग से
बिल्कुल भी हटा दें कि जुड़वा बच्चा पैदा होने से एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है, ठीक है। शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के स्तर में बदलाव, शरीर में एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है, इनके अगर स्तर में बदलाव होता है तो अक्सर एक भूमिका निभाते हैं फ्रेंड्स ये, ठीक है। ये भूमिका निभाते हैं कि यदि एंडोमेट्रियल कोशिकाओं में कुछ आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं तो वे कैंसर बन जाते हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 को। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 को और आंसर दी। द कॉमन कॉज ऑफ मेनोरेजिया इज, निम्न में से मेनोरेजिया का कॉमन कारण क्या है। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। देखिए सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और रिपीटेड हैं। द कॉमन कॉज ऑफ मेनोरेजिया इज, मेनोरेजिया का फ्रेंड्स कारण क्या है, कॉमन कारण बताना है आपको। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, सभी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन ए भी आपका राइट है, फाइब्रॉइड यूट्रस, ठीक है। फाइब्रॉइड यूट्रस, एडेनोमायोसिस, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, जिसे डीयूबी कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स मैंने कई बार बताया कि जैसे फुल फॉर्म लिखे होते हैं तो यहाँ पे फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं। डीयूबी, डीयूबी बहुत ज़्यादा ये फ्रेंड्स कॉमन है, पूछा हो जाता है डीयूबी, ठीक है। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, या फिर यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट होगा, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी आपके राइट होंगे। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि मेनोरेजिया प्रजनन आयु की महिला में असामान्य रूप से भारी या लंबे समय तक मासिक रक्तस्राव को दर्शाता है। जो मेनोरेजिया होता है ये प्रजनन आयु की महिला में असामान्य रूप से भारी लंबे समय तक मासिक रक्तस्राव को दर्शाता है। इसके प्रमुख कारण क्या है, हार्मोनल असंतुलन, ठीक है, हार्मोन्स इम्बैलेंस, अंडाशय की शिथिलता, डिसफंक्शनल ऑफ ओवरीज, गर्भाशय फाइब्रॉइड, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स होता है, या ग्रंथि। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एडेनोमायोसिस है, गर्भावस्था की जटिलताएं हैं, ठीक है। एडेनोमायोसिस गर्भावस्था की जटिलताएं, प्रेगनेंसी ऑफ कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 12 को और आंसर दें। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, पोलियो वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, पोलियो का टीका बनाया जाता है, ये किससे बनाया जाता है, बना होता है, बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। पोलियो का जो टीका है वो कैसा होता है, पोलियो वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, बनाया जाता है। पढ़ लें ऑप्शन को और आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पोलियो वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए फ्रेंड्स आपका राइट होगा, लाइव एटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, लाइव एटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि दुनिया भर में पोलियो से लड़ने के लिए 2 पोलियो वैक्सीन बनी। पहला जॉन साल्क के द्वारा 1952 में विकसित किया गया और दूसरा वैक्सीन अल्बर्ट साबिन द्वारा जीवित तनुजीव से बनाया गया 1962 में। इस वैक्सीन को लाइसेंस प्राप्त हुआ। चलिए फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पढ़ ले इसे। क्वेश्चन नंबर 13 को आप अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और रिपीटेड हैं फ्रेंड्स। द बैक्टीरिया दैट कॉजेज हुपिंग कफ इज, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल है, रिपीटेड है, कई कई बार आपने पढ़ा होगा इन क्वेश्चनों को। काली खांसी का संक्रमण किस जीवाणु के कारण होता है, काली खांसी कौन सा जीवाणु है जिसकी वजह से काली खांसी, फ्रेंड्स इसे कुकुर खांसी भी कहा जाता है, ठीक है, हुपिंग कफ, ठीक है, इसे कुकुर खांसी के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से फ्रेंड्स ये आपको काली खांसी हो जाती है। तो यहाँ पे बॉडीटेला पर्ट्यूसिस, क्या होता है, बॉडीटेला पर्ट्यूसिस, ऑप्शन यहाँ पे सी आपका राइट होगा, बॉडीटेला पर्ट्यूसिस। अब एक्सप्लेन को यहाँ पे देख लें आप कि कुकुर खांसी या काली खांसी जीवाणुओं के संक्रमण के कारण होती है। यह बीमारी बॉडीटेला पर्ट्यूसिस नामक सूक्ष्म जीव के कारण होती है। यह आरंभ में नाक और गले को प्रभावित करती है फ्रेंड्स। जब शुरुआत होती है तो ये नाक और गले से होती है फ्रेंड्स। यह प्रायः 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों के श्वसन प्रणाली को प्रभावित ज़्यादा करती है। तो चलिए फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।